गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको हरियर काका के बारे में एक कहानी बताई गई है। इस कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। इस पाठ में हमने जाना कि किस तरह से समाज में कई तरह के ऐसे लोग होते हैं जो हमारा अच्छा भी चाहते हैं और कुछ स्वार्थी स्वभाव के लोग भी होते हैं जिन्हें हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 7 से। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। मतलब जो हरियर काका और महंत जी के बीच में जो बातचीत हुई थी, या फिर हरियर काका एक रात तक ठाकुरबाड़ी में रहे, उन सारी बातों की जो वास्तविक घटनाएं हैं वो गांव वालों को किसी ने नहीं बताई। उसके बावजूद भी वो उस बात से परिचित हो गए। वाकिफ मतलब परिचित हो जाना। हरियर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। मतलब जो बात असलियत में होती है वह लोगों की बातों में थोड़ी और बढ़ चढ़कर बोली जाती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की ज़रूरत ही नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न हरियर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। मतलब जो गांव के लोग थे उनको हरियर काका के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, ना तो हरियर काका के भाइयों ने, ना ही महंत जी ने। फिर भी गांव के लोगों को उनकी जो घटना थी उसके बारे में उन्होंने जान लिया। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चला उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, मतलब हर जगह उन्हीं के बारे में बातचीत की जा रही थी। कुछ लोग कहते कि हरियर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ लोग की मान्यता थी कि भाई का परिवार तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। अचल का अर्थ मतलब ऐसी चीज़ जो कभी टल ना सके। क्या कुछ लोग, मतलब दो पार्टियां हो गई। कुछ लोग बोलते थे कि हम हरियर काका को ज़मीन ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए, और कुछ कहते थे कि भाइयों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन नहीं होना चाहते थे। मतलब गांव में ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी, इसलिए लोग सब अपनी अपनी तरह से नए नए उपाय ढूंढ रहे थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, और इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ, मतलब क्या या तो हरियर काका ठाकुरबाड़ी में ज़मीन नाप कर दे या फिर अपने भाइयों को ज़मीन दे दे। इस तरह की प्रतीक्षा में, मतलब इस तरह के इंतज़ार में वो लोग थे। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। मतलब प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो मतलब सामने ही सब कुछ बोल रहा हो, परोक्ष जो सामने दिखाई ना दे रहा हो फिर भी वो उनके बारे में बोल रहे हो। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। मतलब दोनों में बहसबाजी भी हो जाती थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरियर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। जो लोग ये कहते थे कि ज़मीन ठाकुर जी के नाम कर दें, वो किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते थे। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हरियर काका को ज़मीन ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए। ऐसे चटोर और धार्मिक संस्था से जुड़े हुए लोग ही इस बारे में बात करते थे। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती का अर्थ होता है वफादारी करना या इसके पक्ष में होना। मतलब ये जो लोग हैं जो सुबह शाम ठाकुर जी का प्रसाद लेने के लिए ठाकुरबाड़ी में इकट्ठा होते थे, ये इन्हीं के पक्ष में थे। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचार वाले लोग तथा वैसे किसान जिनके यहाँ हरियर जैसे
औरत मर्द पल रहे होते हैं। मतलब हरियर जैसा संयुक्त परिवार जिनके यहाँ है, जो जिनके विचार प्रगतिशील है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वैसे लोग, गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसान थे, वो ये कहते थे कि ज़मीन है वो उनके भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो ठाकुरबाड़ी के पक्ष में थे वो कहते थे कि ज़मीन ठाकुर जी के नाम कर देनी चाहिए। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ लोग घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। गांव में जो माहौल था वो बड़ा ही तनावपूर्ण था। स्थिति का नतीजा पाना चाह रहे थे कि आखिर में होगा क्या। वो प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो घटना है ये कब अंतिम रूप लेगी। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए हरियर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें। अब भावी आशंका यानी भविष्य में जो परिणाम हो रहे हैं, भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हरियर काका के भाइयों ने उनसे निवेदन की, उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख दें। उनके सिवा उनका और अपना है ही कौन। जो उनके भाई हैं वो कह रहे हैं कि उनके अलावा तुम्हारा अपना है ही कौन। इस विषय पर हरियर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर बात की। जो उनके भाइयों ने उनसे निवेदन किया उसके बारे में हरियर काका ने लेखक से बहुत देर तक एकांत में बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। परिणाम स्वरूप मतलब लास्ट में अंतिम रूप से वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे, इस परिणाम पर पहुँचे कि अपनी जायदाद का स्वामी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी को ना बनाए, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। वो कह रहे हैं कि किसी पे मुझे कोई विश्वास नहीं है। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी। अब जो हरियर काका और लेखक सोच रहे हैं कि हमारे गांव में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों को लिख दी थी। इसके बाद उनका जीवन कैसा हो गया? कुत्तों सा जीवन हो गया। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं था, उनका ध्यान रखने वाला नहीं था, उनकी देखरेख करने वाला नहीं था। हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया। फिर भी वो समझ गए थे कि मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है या मुझे समाज के साथ, ज़माने के साथ चलना चाहिए। और ये निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। हरियर काका ने एक निर्णय कर लिया, बिल्कुल अच्छे पक्का निर्णय कर लिया कि मैं जीते जी अपनी ज़मीन किसी को नहीं लिखूंगा और मरने के बाद वो ज़मीन स्वतः ही उनके भाइयों को मिल जाएगी। ये बात उन्होंने अपने भाइयों को समझा दी थी। उधर महंत जी भी हरियर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलम्ब ना करो हरियर, शुभ काम में देरी नहीं करते। अब उधर महंत जी चिंतित थे कि हरियर को मैंने इतना समझाया, वो मेरी बात मानने को भी तैयार हो गया, लेकिन अब क्या पता उसके हृदय में कोई परिवर्तन हो जाए और वो अपना निर्णय बदल ले। तो वो जहाँ कहीं भी हरियर काका उन्हें अकेले मिलते, एकांत में मिलते, तो वह उन्हें कहते कि देरी ना करो, विलम्ब ना करो, मतलब देरी ना करो हरियर, शुभ काम में देरी नहीं करते, जो अच्छा काम करते हैं उसमें देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन बै कर दो। बै करना मतलब उनके वसीयत में उनके नाम लिख दो, उनके नाम कर दो। फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। अब जो महंत जी हैं वो बता रहे हैं कि अगर ठाकुरबाड़ी के नाम तुमने ज़मीन दे दी तो स्वर्ग से लेने के लिए तुम्हें विमान आएगा, मतलब तुम बहुत सुखी ज़िंदगी और मौत पाओगे। लेकिन हरियर काका ना हाँ कहते ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वह महंत जी की कृपा से ही थी। क्योंकि हरियर काका समझते थे कि महंत जी जब मुझे ठाकुरबाड़ी ले गए, इसी से मेरे परिवार वालों में हृदय परिवर्तन हुआ और मुझे अब सुख सुविधाएं मिलने लगी। इसलिए वह महंत जी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी, इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। वे इस
पहलू पर सजग हो गए थे, जागरूक हो गए थे कि अपने जीते जी तो मुझे ये ज़मीन किसी को नहीं लिखनी है, चाहे वो बहन जी हो या फिर अपने भाई ही क्यों ना हो। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरियर धन संकट में पड़ गया है। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे ठाकुर बारी के महंत जी की चिंताएं बढ़ रही थी। उन्हें लगा कि मैंने जितना हरियर को समझाया, हरियर काका को समझाया है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा और जो हरियर है वो धन संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई परिवार के मोह बंधन में बंध जाता है। मतलब दोनों तरफ उसकी इच्छा है कि वो ठाकुर जी को भी लिख दे, लेकिन परिवार के मोह बंधन में वह बंध रहा है। इस स्थिति में हरियर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। अब जो महंत जी हैं वो देखो कितना क्रूर काम सोच रहे हैं, कितना गलत कार्य सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर हरियर का जबरदस्ती से अपहरण कर जाए, बलपूर्वक अगर उसको अपहरण कर ले, इसके अतिरिक्त इसके सिवा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। और बाद में तो हरियर स्वयं ही राजी हो जाएगा, मतलब बाद में तो वो स्वयं ही सहमत हो जाएगा, लेकिन पहले हमें उसे बलपूर्वक अपहरण करना पड़ेगा, उससे जमीन ठाकुर जी के नाम लिखवानी पड़ेगी। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। प्रकृति मतलब प्रभावशाली आदमी है। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि ये सब गोपनीयता का निर्वाह करते ही वह कर रहे थे। गोपनीयता मतलब ऐसा कार्य जो कुछ लोगों को ही पता हो, और निर्वाह का मतलब आज्ञा अनुसार, मतलब ये कार्य सिर्फ कुछ लोगों के जानकारी में ही था कि अब हरियर का अपहरण किया जाएगा। इस कार्य में वे जी जान से जुट गए। हरियर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। हरियर काका इस कार्य में बिल्कुल भी उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुर बारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरियर का दैलान पर आ धमके। हरियर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वह जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। अब हरियर का अपहरण करने की बात जो महंत जी सोच रहे थे, एक बात है, मतलब अभी हाल ही की बात है कि ठाकुर बारी के कुछ साधु संत और उनके पक्षधर जो उनके पक्ष में बात करते थे, वो हथियारों से लैस होकर अचानक हरियर काका के दैलान में आ धमके और अचानक से ही हमला कर दिया। हरियर काका और उनके भाई इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो जवाब में कुछ भी नहीं कह सके और रक्षा के लिए गुहार लगाने के लिए अपने लोगों को भी नहीं जुटा पाए। जब तक उनके जो लोग आसपास के लोग जुटे थे, तब तक जो साधु संत थे, जो ठाकुर बारी के साधु संत थे, वो हरियर काका को अपनी पीठ पर लाद कर गायब हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग उनके दलान और मकानों की छत पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। अब ऐसी जो घटना थी कि लोगों ने हरियर काका का अपहरण कर लिया, उनको लेकर भाग गए, तो ऐसी घटना पूरे गांव में कभी नहीं हुई। उनके जो शुभ चिंतक थे, उनके जो वेल विशर्स थे, वो उनके यहाँ जुटने लगे, हाल पूछने लगे, और कुछ लोग उनके दैलान में भी जमा हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो धीरे धीरे मंद आवाज में बातचीत करने लगे।